अरावली पर्वतमाला, इतने सारे पर्वत तंत्र हैं और इन सब ने भारत की जो मानसूनी पवनें हैं वो भी दो भागों में बटी हुई है, अरब सागरीय तंत्र और बंगाल की खाड़ी का तंत्र। उन दोनों को सभी पर्वत तंत्र किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, दो डायमेंशन में, नकारात्मक रूप से और सकारात्मक। इतना अपन इसको डाइवर्सिफाई करेंगे और मैप बनाएंगे, उस मैप में मानसूनी पवनों को दर्शाएंगे, पर्वतमालाओं को दर्शाएंगे, तब जाके वो 8 से 9 नंबर देगा। और अपन कहानी लिख के आ गए तो 5 नंबर देगा, चाहे कितना ही अच्छा लिखा हो। तो इसलिए वहाँ डिस्प्ले का प्रभाव पड़ता है ज्योग्राफी में, कि आप किस तरीके से उनको डिस्प्ले कर रहे हो। तो सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 50-50 शब्द के, उनमें 4-4 नंबर आने की गुंजाइश रहती है, और बड़े क्वेश्चनों में 8 से 9 नंबर आने की गुंजाइश रहती है। बाकी किसी में नहीं आते इतने नंबर, क्योंकि बाकी में इतना डिस्प्ले कर नहीं पाते अपन। ज्योग्राफी की चीज़ों को अपन जमा सकते हैं, समझा सकते हैं, मैप्स दे सकते हैं। वहाँ इकोनॉमिक्स में मैप नहीं दे सकते अपन, बहुत कम गुंजाइश होती है। ऐसे ही अपन राजनीति में भी बहुत कम गुंजाइश होती है मैप्स देने की, इतिहास में तो फिर भी दे सकते हैं अपन। तो इसलिए वहाँ पे डिस्प्ले का अच्छा रोल होता है। इसके फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ इतिहास में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इसलिए इंसान याद करता है और फिर भूल जाता है। ज्योग्राफी के फैक्ट भूलता नहीं है इंसान, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा नहीं है जो सीमित हैं, दायरा सीमित है उनका। इतिहास के दायरे सीमित नहीं है, एक ही राजा की कार्यकाल, फलाना राज्याभिषेक, युद्ध, उसकी साल, ये सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए दिमाग चौक हो जाता है। यहाँ चौक नहीं होता, यहाँ बेसिक चीज़ें याद कर ले तो काम चल जाता है। तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के लिए हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए, क्योंकि इसका सिलेबस मेंस में बहुत कम है, इसलिए या तो अपन महेश वर्णवाल की किताब ले सकते हैं या फिर एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं। राजस्थान के भूगोल के लिए कोई भी एक किताब अपन देख सकते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें अच्छी होती है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई किताब देख सकते हैं राजस्थान भूगोल की। भारतीय राजनीति, संविधान और शासन प्रणाली, ये अकेली यूनिट 75 नंबर की है। अब इसमें थोड़ा बहुत रोल राजस्थान का भी है, पर इतना राजस्थान का रोल नहीं है। बाकी जितने भी खंड हैं, चाहे ज्योग्राफी का खंड हो, चाहे इकोनॉमिक्स का खंड हो या इतिहास का खंड हो, वहाँ राजस्थान का रोल लगभग आधा है। लेकिन यहाँ पॉलिटी में राजस्थान का रोल कम है, यहाँ राजस्थान का रोल कम है। यहाँ केवल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ भी स्कोरिंग का अच्छा अवसर है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ भी बेसिक नहीं पूछता, यहाँ भी करंट के साथ मिक्स करके पूछता है। करंट अफेयर्स की चीज़ें ज़्यादा आती है यहाँ भी, तो इसलिए अपन को साइट्स वगैरह देखनी है इसमें भी, और लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है। वही सबसे ज़्यादा बड़ी रामायण है यहाँ पे, तो गीता कह सकते हो आप उसको। तो लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका प्री मेंस दोनों में कहीं नहीं अटकोगे आप। उसके साथ शर्त यह है कि आप करंट को अपडेट रखोगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में हर चीज़ करंट नहीं है, यहाँ चीज़ें बदलती रहती है, शासन प्रणाली बदलती रहती है, मुद्दे बदलते रहते हैं, कई चीज़ें आ जाती है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि आर्ट के लोगों के लिए बहुत ठप होती है और स्कोरिंग भी कम होती है। तो इसके लिए कोई छोटी किताब देख लें अपन। यहाँ पे भी बेसिक साइंस का कम रोल है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रोल है, और टेक्नोलॉजी में भी करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें ज़्यादा आती है। जैसे 5G अभी चल रही है, 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G टेक्नोलॉजी की आधारभूत विशेषताएं क्या है, 4G से उसमें क्या डिफरेंस है, 5G के विभिन्न सेक्टर्स में उपयोग क्या है, ऐसी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, उद्योग के क्षेत्र में क्या योगदान है, ऐसी चीज़ें जो कि करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चैट जीपीटी चल रहा है, काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है। तो ऐसी चीज़ें हमें अपडेट रखनी है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और साइंस में 70 नंबर में से 50 नंबर तो टेक्नोलॉजी आती है, 20 नंबर बेसिक साइंस आती है।
तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, पर उसकी शर्त यह है कि टेक्नोलॉजी तब समझ में आती है जब बेसिक साइंस समझ में आती है। जब हमें रसायन शास्त्र समझ में नहीं आएगी, भौतिक शास्त्र समझ में नहीं आएगी, जीव विज्ञान समझ में नहीं आएगी, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी समझ में थोड़ी आएगी, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक पढ़े, छोटी किताब से पढ़ लें, लूसेंट वगैरह चलती है ना, उनसे अपन पढ़ सकते हैं, कहीं कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो बेसिक साइंस की जो चीज़ें हैं, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, लेंस की चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपन छोटी छोटी किताबों से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन उसमें करंट ऐड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें, टेक्नोलॉजी की चीज़ें उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी हो गई जो कि 70 नंबर की है। इसके बाद क्या बचा? समसामयिक घटनाएं, जो कि मैंने बता ही दिया, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई किताब मार्केट से लाने का कोई फायदा नहीं निकलता, उसके अपन 4 पेज पढ़ते हैं और घर पटक देते हैं। इससे बढ़िया ये है, क्योंकि मुद्दे एक साथ याद थोड़ी होते हैं, 1 महीने के मुद्दे एक साथ आप याद करना चाहो तो न तो वो किताब वाला पूरी चीज़ें शामिल करता है, न अपन उसको अच्छी तरह याद कर पाते हैं। उससे सबसे बढ़िया यही है कि वेबसाइट्स देखो, वेबसाइट्स में आपके सिलेबस से जुड़े हुए अगर मुद्दा है तो उसको शॉर्टकट में, या तो आप जैसे लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो आप उसकी बुलेट पॉइंट्स आप PDF में बना के वहाँ सेव कर लो, या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मान लो 5 मुद्दे आ गए और 5 मुद्दों को आप लिखने बैठ गए तो आपके 2 घंटे तो उसी में चले जाएंगे। इसलिए आप जैसे लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो आप उन मुद्दों को सेव रख सकते हो, पढ़ने के बाद उनको सेव रख सकते हो। सेव रखने के बाद प्रिंट आउट ले लो और रिवाइज कर लो उनको। फिर बाद में पढ़ने के बाद में दूसरे राउंड में आप उनका कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। पहले राउंड में कभी भी न तो किसी किताब के नोट्स बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि हम पहले राउंड में ही एक बड़ी किताब लेके बैठते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसके साथ साथ नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, तो वो किताब ही 6 महीने ले लेती है। इसलिए पहले राउंड में अपन को नोट्स बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए, पहले राउंड में उसको पूरा पढ़ना चाहिए। जब दूसरा अपन करें तो उसके साथ थोड़े थोड़े अपन शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट वाइज लिखते जाओ उनको, पॉइंट्स लिखते जाओ उनको, ताकि अपन वापस रिवीजन आसानी से कर सकें। रिवीजन के लिए पॉइंट्स लिखो, बाकी रामायण मत लिखो। तो समसामयिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली बेस पे तैयार रखें इनको। उनके लिए आधा पौन घंटा सेट कर दें, या तो रात को सोते समय या सुबह। तो इस तरीके से अपन समसामयिक पढ़ सकते हैं। गणित रीजनिंग की 25 एक नंबर आते हैं प्री में, मेंस में कहीं आती नहीं है, इंटरव्यू में कहीं नहीं आती है। और अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो तो शेष सिलेबस से भी आप प्रीलिम्स कवर कर सकते हो, पर थोड़ा थोड़ा आप इनको देख सकते हो, 10-5 मिनट रोज देख सकते हो, वीकली बेसिस पे देख सकते हो, ताकि जैसे 25 में से 10-5 सवाल अपने हो जाए। बाकी नैया पार उन्हीं से हो जाती है। हमने तो कभी गणित रीजनिंग पढ़ी ही नहीं और हर बार अच्छा स्कोर आया है, 90 से प्लस ही आए हैं प्री में। तो इस तरीके से अपन प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलेंगे। अब अपन मेंस का कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? भाई क्योंकि मैं चीजें ऐसी ही बता रहा हूँ जो बोरिंग सी लग रही होंगी, कोई चुटकुले नहीं सुना रहा हूं मैं, और कोई फैक्चुअल चीजें। अब आगे अपन थोड़ी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, कुछ कंटेंट पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन आंसर लिखें। ये अपनी यात्रा थी प्री के साथ मेंस को लेके चलने की। तो प्री का जो सिलेबस है वो मेंस में हूबहू है, इसलिए अपन को मेंस के हिसाब से ही लेके चलना है इनको सबको, पहले दिन से ही। अब अपन मुख्य परीक्षा पे बात करते हैं।
जो कि हमारी जो यात्रा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसका नंबर मार्किंग में कोई रोल नहीं है। जो सबसे बड़ा रोल है वो इसी का है, और इसकी स्ट्रेटजी, इसकी बारीक से बारीक चीज़ें हमें पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद अपन बहुत सारी चीज़ें, अगर अपन को यहाँ पता नहीं है चीज़ें, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं और अपन को पता भी नहीं चलता कि अपन क्या गलती कर बैठे। इसलिए पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का टाइम मिलता है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई इनकी। सबसे पहले जीएस फर्स्ट कितने नंबर का है? 200 मार्क्स का है। कितना घंटा मिलता है? 3 घंटे मिलते हैं। इन पेपरों की सबसे बड़ी चुनौती यही है, बहुत लोग कोचिंग्स में पढ़ लेते हैं, सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो पूरा पेपर ही कवर नहीं कर पाते, कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है इस परीक्षा की वो टाइम मैनेजमेंट है, कि हम परीक्षा में इस 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे कवर करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस परीक्षा की। पढ़ने के बाद भी कवर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब पूरा सिलेबस करके, पूरी तैयारी करके, कोचिंग वगैरह सब करके परीक्षा में बैठने के बाद उसके 2 क्वेश्चन 10 नंबर के छूट गए तो वो सीधा बाहर मिलता है, बाहर। समझते हो? मिलता है ना? तो इसलिए वो गलती अपन से नहीं होनी चाहिए। अपन पहले ही अलर्ट मोड पे आ जाएं कि इसकी सबसे बड़ी रिस्क यही है, टाइम मैनेजमेंट। इस परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट है। विशेष रूप से चौथे पेपर की तो बहुत ही ज़्यादा है। ये तीनों पेपर तो फिर भी कवर हो जाते हैं, बाकी चौथे पेपर को कवर कोई बिरला ही कर पाता है, बाकी तो सबके ही छूटता है। तो पहला पेपर है, इस पेपर की 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 वही भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और विश्व इतिहास। तीन सेक्टर हो गए जिनकी बात अपन प्रीलिम से कर रहे थे। वो 2 सेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक सेक्टर नया जुड़ा है और बहुत नाम मात्र का जुड़ा है। इसको देख के घबराने की कोई बात नहीं है। इसके 5-6 टॉपिक हैं, आप ढंग से पढ़ना चाहें तो इनको एक दिन में भी पढ़ सकते हो। ऐसे टॉपिक हैं पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अपन 12वीं कक्षा से ही पढ़ रहे हैं, 11वीं कक्षा से ही पढ़ रहे होते हैं। बेसिक नॉलेज पहले भी होती है उनकी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक छोटी सी नई यूनिट मेंस में जुड़ी है, बाकी तो अपन प्री में ही पढ़ चुके थे। अब तो अपन को रिवीजन ही तो करना है, मेंस में तो रिवीजन ही करना है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या चुनौतियाँ हैं। ये टोटल यूनिट जो है वो 75 नंबर की है और 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 इसका पार्ट ए। पार्ट ए में 20 शब्द के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 अंक के आते हैं। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का है और 10 नंबर के हैं। पार्ट ए। पार्ट बी 50 शब्द, 5 अंक का प्रत्येक है, 5 क्वेश्चन है, 25 अंक हो गए। पार्ट सी 100 शब्द, 4 क्वेश्चन, 10 अंक का एक, 40।
कितने अंक हो गए? 75 अंक हो गए। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें अपन प्रीलिम्स में पढ़ चुके, इसलिए तथ्यात्मक चीज़ों पे जोर नहीं देना है। इतिहास का जो यूनिट है 75 नंबर की, उनके लिए ज़्यादातर लोग तथ्य रखने बैठ जाते हैं, 20-20 शब्द के क्वेश्चन छांटने बैठ जाते हैं कि इतिहास में से 20-20 शब्द का क्या आ सकता है। कोई माइका लाल छांट ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप क्या छांटोगे उसमें। इसलिए 20 शब्द के छांटने की गलती कभी नहीं करनी है। इतिहास में तथ्यों पे फोकस ही नहीं करना मेंस के लिए। अपन को वहाँ चीज़ें छांटनी है कि जैसे अपन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 50 शब्द का क्या क्या कंटेंट आ सकता है, और उसको उसी मोड में अपन को नोट्स में पॉइंट्स में लिख के रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अपन को उत्पत्ति, किसने किसकी खोज की, फलाना डिमकड़ा, ये रटने नहीं बैठना है 20 शब्द के लिए। अपन को 50 शब्द और 100 शब्द में फोकस करना है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है, हमने नेट JRF भी कर ली, इतिहास की खूब किताबें भी पढ़ ली, उसके बाद भी इतिहास के पांचों क्वेश्चन 20 शब्द के कभी हल ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि गूढ़ चीज़ें हैं। इतिहास में फैक्ट बहुत ज़्यादा है, याद ही नहीं आ पाते। अर्जुन की तपस्या ऐसा क्वेश्चन, प्रस्थानत्री, बहुत गूढ़ चीज़ें पूछी जा रही है, इसलिए उसकी गलती ही नहीं करनी है। अपन को कवर करना है 50 शब्द और 100 शब्द। वो वहाँ पे स्कोर देगा अपन को। इतिहास सबसे ज़्यादा स्कोर देगा 100 शब्द में, क्योंकि 100 शब्द के क्वेश्चनों को इतिहास में अच्छी तरह लिखा जा सकता है, डायग्राम अपनाए जा सकते हैं, मैप्स अपनाए जा सकते हैं, इसलिए इतिहास स्कोर देगा 100 शब्द में, 20 शब्द में नहीं देगा। तो इसलिए अपन को 20 शब्द से कम फोकस करना है, 50 शब्द और 100 शब्द पे ज़्यादा फोकस करना है। ये स्ट्रेटजी होगी इतिहास की। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं अपन, ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास के सिंपल नहीं पूछे जाते। 100 शब्द के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि किताब में से ऐसे कैसे उठ के आ गया, वहाँ अपना खुद का माइंड अप्लाई करना पड़ता है कई जगहों पे। जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि भारतीय जो पुनर्जागरण है वो पाश्चात्य प्रेरणा और विरोध का परिणाम है, तो ऐसा का ऐसा कंटेंट तो अपन को किसी किताब में नहीं मिलेगा। चाहे आप BL ग्रोवर पढ़ो, चाहे विपिन चंद्रा पढ़ो, चाहे NCERT पढ़ो, अपन को मिलेगा वहाँ पे क्या, पुनर्जागरण आंदोलन मिलेगा वहाँ पे। और उसमें पुनर्जागरण में कौन कौन से सुधार आंदोलन है, आर्य समाज, विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का है, केशव चंद्र सेन का, ज्योतिबा फूले का, ऐसी चीज़ें मिलेगी। अब उनमें से अपन को देखना है कि कौन सा सुधार आंदोलन पाश्चात्यकरण का विरोधी था और कौन सा आंदोलन पाश्चात्यकरण का समर्थक था। यही तो करना है अपन को, अपना खुद का माइंड अप्लाई करना है वहाँ पे जाके। अब कब करेंगे? जब अपन को आर्य समाज की कंसेप्ट पता होगी, ब्रह्म समाज की कंसेप्ट पता होगी, दोनों में डिफरेंस पता होगा कि आर्य समाज विरोधी था जबकि ब्रह्म समाज उसका समर्थक था। ऐसे ही और दूसरे सुधार आंदोलन ढूंढेंगे अपन, कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलनों पे फोकस करेंगे, कुछ ईसाई पे फोकस करेंगे। तो इसको अपन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, कि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में ये 2 आंदोलन थे जो पाश्चात्यकरण के प्रेरित थे, पाश्चात्यकरण की अवधारणा से प्रेरित थे। ये 2 आंदोलन थे जो पाश्चात्यकरण से विरोधी थे। ऐसे ही मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में ये एक समर्थक था और एक विरोधी था। ईसाई धर्म आंदोलन में ये एक समर्थक था, ये विरोधी था। और अंत में अपन कंक्लूजन दे देंगे। इस तरीके से अपना सवाल को मैनेज करेंगे तो अपना स्कोर जाएगा 7 से ऊपर। और अपन सीधे ही लिखने बैठ गए, राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की, विवेकानंद ने ये किया, फलाना ने ये किया, डिमकड़ा ने ये किया। क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो जवाब ही नहीं दे रहे अपन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसलिए अपन को वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पार्ट्स में विभाजित है तो पार्ट वाइज आंसर देना है। जैसे मान लो ऐसा पूछे अपन को कि थार मरुस्थल की विशेषताएं व महत्व बताइए, ऐसा सवाल आ जाए अपने पास 100 शब्द में, तो क्या करेंगे लोग? थार मरुस्थल की गीत गाने लग जाएंगे। कहीं उनके उत्तर में महत्व तो आएगा ही नहीं, जबकि पार्ट 2 है क्वेश्चन के। थार मरुस्थल की विशेषताएं अलग हैं
और उसका महत्व अलग है। 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर वो विशेषताओं में देगा, 5 नंबर वो महत्व में देगा। अपन को स्पेसिफाई करना है उत्तर देते समय कि ये थार मरुस्थल का संक्षिप्त परिचय, ये इसकी 4 विशेषताएं और ये इसके 4 महत्व। तो वो फिर नंबर देते समय वो भी डाइवर्सिफाई करेगा कि ले पकड़, परिचय में 1 नंबर देता हूँ, विशेषताओं में 2 नंबर 3 नंबर देता हूँ, महत्व में 3 नंबर देता हूँ। तो अलग अलग स्कोरिंग हो गई। तो इस तरीके से स्कोरिंग बढ़ती है, अपना डिस्प्ले के ऊपर स्कोरिंग बढ़ती है। मेंस में सबसे बड़ा सूत्र यही है कि अपन डिस्प्ले अच्छी तरह करें चीज़ों को। तो ये इतिहास हो गया जहाँ पे अपन को 50 शब्द और 100 शब्द पे फोकस करना है, 20 शब्द पे बहुत कम फोकस करना है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा कवर। पेपर सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड बताओ, यूनिट सेकंड कौन सी है इसकी? आप तैयारी कर रहे हो ना? यूनिट सेकंड कौन सी है इसकी? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के भी 3 पार्ट है इसमें, वही जो प्री में पार्ट थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं, विश्व अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तीनों पार्ट है इसमें यूनिट में। कितनी यूनिट की है ये? भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व आर्थिक मुद्दे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब आपको कोई लोग, जैसे मान लो 50 शब्द में कोई क्वेश्चन आए, कई बार क्या होता है किताबों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है चीज़ों को। 2016 में एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में कि अवसंरचनात्मक क्षेत्र में चुनौतियां और संभावनाएं। अब ये जो क्वेश्चन है वो दूर दूर तक किताब से लिंक ही नहीं है। आपको चाहे रमेश सिंह की किताब पढ़ लो, चाहे किसी और की पढ़ लो, ऐसी चीज़ें मिलेगी ही नहीं आपको। केवल वहाँ अवसंरचनात्मक क्षेत्र मिलेगा कि अवसंरचनात्मक क्षेत्र क्या है। तो क्या है अवसंरचनात्मक क्षेत्र? क्या है अवसंरचनात्मक क्षेत्र? नहीं पता। इकोनॉमी में जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे सड़क, रेल, हवाई नेटवर्क, भंडारण की सुविधा है, ये सब अवसंरचना में आती है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई सारी चीजें जिनसे माल और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक क्षेत्र, जिसमें कोई अपन को बहुत ज़्यादा फैक्ट देने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल समझाना कि अवसंरचनात्मक क्षेत्र क्या है, इसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है। तो चुनौतियों में यही तो समझाना है भाई, यहाँ पे रोड की लंबाई कम है, हर गांव तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, औद्योगिक सेक्टर्स में रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिसमें माल की जो परिवहन लागत है वो बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें ही तो लिखनी थी उसमें, किताब की कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। अगर अपन करंट से जुड़े हुए हैं, बेसिक मुद्दों को अपन समझते हैं, तो ऐसे सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इकोनॉमी के साथ अपन करंट को लेके चलेंगे। यहाँ पे भी ये भी 65 नंबर की है। यहाँ पे भी 20 शब्द के 5 सवाल आते हैं, 10 नंबर के। 50 शब्द 5 सवाल 25 अंक, और 100 शब्द 3 सवाल 10 अंक 30, 65 नंबर। अब यहाँ पे देख लो, आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाएंगे ना, तो जो तीनों क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, वो सारे करंट बेस्ड है। इसलिए यहाँ पे बड़े सवालों के लिए किताबों में माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बड़े सवालों के लिए करंट को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
अब वो क्या है, उसके सेक्टर्स कितने हैं, भारत की क्या रैंकिंग है, वो सारी चीज़ें। जैसा कि 2018 में बड़ा क्वेश्चन आया, अवसंरचना का आया, तो पूरे क्वेश्चन करंट बेस आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 30 नंबर का स्कोर करंट से होना है। 50 शब्द में भी आधे सवाल करंट के और आधे बेसिक के आ रहे हैं। 5 में से 2 सवाल तो करंट के आएंगे ही आएंगे इकोनॉमिक्स में, 3 सवाल ही बेसिक के आएंगे। 20 शब्द में भी कुछ छोटी मोटी योजना आ जाएगी, कोई वर्ड आ जाएगा, इसलिए वहाँ भी करंट घुसी हुई है। तो ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है 65 नंबर की जो यूनिट है, उसमें 40 से 45 नंबर करंट ही है। पर उसके लिए पहले अपन को नींव बनाने के लिए इकोनॉमिक्स की अवधारणाएं समझनी पड़ेगी कि मुद्रास्फीति क्या है, थोक महंगाई दर क्या है, एसजीडीपी क्या है, सेक्टर, इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल है, एग्रीकल्चर के साथ जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनके लिए क्या क्या है। अब सीधा सा सवाल पूछ लेगा वो तो 10 शब्द में कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के संबद्ध क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्तमान में संचालित योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा सवाल पूछ लेगा। तो फिर अपन को संबद्ध क्षेत्र पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि संबद्ध क्षेत्र क्या क्या है। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, शहद पालन है, बागवानी है, 5 सेक्टर 6 सेक्टर हो गए। तो ये सेक्टर पता होना चाहिए पहले, इस सेक्टर की क्या रोल है इकोनॉमी में, पशुपालन के लिए कौन सी योजना चल रही है, बागवानी के लिए कौन सी योजना चल रही है, मत्स्यन के लिए कौन सी योजना चल रही है, ये योजनाएं पता होनी चाहिए। और उनमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या सुधार होने चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक की चीज़ है या करंट की चीज़ है? करंट की चीज़ है। बस बेसिक में तो ये समझ में आना चाहिए कि कृषि सेक्टर है, सेक्टर के उप सेक्टर है, सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, यही तो बेसिक से समझा पढ़ने, बाकी तो कोई बेसिक की चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए बेसिक का रूल समझने के लिए है, आगे एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए अपन को करंट की जरूरत पड़ती है। तो इकोनॉमी का जो 65 नंबर की यूनिट है वो पूरी तरह डिपेंड है करंट पे, आप कितने अलर्ट हो करंट को अपडेट करने पे, इस पे डिपेंड है। यूनिट नंबर 3 बताओ कौन सी है? यूनिट नंबर 3 कौन सी है इसकी? जोर से बोलो ना, क्या तैयारी कर रहे हो? फिर क्रोटिका की नहीं है क्या? समाजशास्त्र और प्रबंधन और लेखांकन एवं अंकेशन, तीसरी यूनिट के 3 पार्ट है, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेशन। ये नया जुड़ा है, ये प्री में नहीं था। यहां तक तो प्री की चीजें आ रही हैं, अब ये नई चीज जुड़ गई, जो भी कितनी जुड़ी है 60 नंबर की। अब पूरे पेपर का एवरेज देख लो आप, 200 नंबर का पेपर था, 75 नंबर की इतिहास पहले ही मौजूद है प्री में, 65 नंबर की इकोनॉमिक्स पहले ही मौजूद है प्री में। जुड़ा है तो क्या जुड़ा है? 60 नंबर की नई यूनिट जुड़ी है।